हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के जस्ट 9th एंड 10th चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी क्लास 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए इंडिया के टॉप क्लास, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। तो इन टीचर्स के साथ जुड़ के आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी को 9th और 10th ग्रेड के सभी सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां चल रही है, तो क्यों ना हम चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया जाए। तो यही रिवीजन का काम हमारा चल रहा है कि स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन चैप्टर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज इसी रिवीजन में आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की आज हम बात करेंगे और इसका हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने इस 9 ईयर के कैरियर में मैंने क्लास 6 से लेकर 10th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई एग्जाम्स के साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवाई है। इसके अलावा मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से अपने इस 9 ईयर के कैरियर में आप जैसे ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट्स के साथ एक वन टू वन रिलेशनशिप से, एक वन टू वन बॉन्डिंग सी मैंने बना रखी है। ठीक है, तो ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम हमारे हर सेशन में करते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा अगर आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि कौन सा टीचर कब कहां किस टॉपिक पे किस टाइम पे क्लास ले रहा है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो फटाफट से बेटा आप सबसे पहले मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करके ये जो लिंक दिया हुआ है हमारा, ये जो हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपके हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसमें इस चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अवेलेबल फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेजेस सबको आप वन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देरी मत करो। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, सिर्फ 3 मंथ का टाइम रह गया है। तो अब 3 मंथ की प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है। आपको पता है अनअकैडमी पे यहाँ पे सबसे टॉप क्लास टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो इन टीचर से प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, जिससे आप उनके सभी प्लस कोर्सेज आप देख सके। ओके, तो जल्दी से बेटा अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो। प्लस में आपके पास आप मिनिमम 1 मंथ से लेके आप 48 मंथ तक का आपको इसमें प्लान्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो आपको सुटेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेलेक्ट करके उसको फटाफट से सब्सक्राइब करो। जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का आप लोग प्लान लोगे उतना ही डिस्काउंट में आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पैसे में आपको बचत हो जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान लेते हैं तो। और इवन इसमें भी अगर आप मेरा कोड और यूज करें, ये जो मेरा कोड है SS मैथ्स, इस कोड को अगर आप यूज करें तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से बिना देरी करे फटाफट से आप लोग प्लान को सेलेक्ट करके जल्दी से अनअकैडमी प्लस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो आप लोग हमारा एक नया फीचर जो अभी हमने अभी लॉन्च किया है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज है। तो हम चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लोग लेते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इसमें आपको पर्सनल, एक तो सबसे पहले पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी कि आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। पर्सनल आपको कोई भी कंसर्न होता है तो उसको एडुकेटर वहां पे आपको सॉल्व करके बताएगा, आपके जो भी कंसर्न्स है उनको सबको क्लियर करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें
आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी कि आपके कोई भी डाउट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको लाइव वहां पे डाउट उनको सॉल्व करके बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी कि आपने कितने क्लासेस अटेंड करी, आपके उसमें कितने मार्क्स, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्विज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। तो एक रिपोर्ट इस बेसिस पे आप लोग की तैयार करके आप लोग को दी जाएगी, जिससे आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको कि हाँ, हम कितनी तैयारी कर रहे हैं और हमें और तैयारी कितनी करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा हमें इंप्रूव करते रहना है। तो यहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, जिसमें आपको कोई भी कंसर्न है तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उन सब चीजों को दूर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टडी प्लानर मिलेगा कि पूरे मंथ का आपको पहले से शेड्यूल पूरा शेड्यूल पहले से आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस मंथ के अंदर, कब कब पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पे पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट स्टडी प्लान आपके पास पहले से होगा। ठीक है, मंथली पूरा स्टडी प्लान आपके पास पहले से होगा, जिससे आप अपने अदर स्टडीज को भी उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब ये जो एडिशनल बेनिफिट्स अभी मैंने आपको बताए, ये तो सब आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, यानी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको प्लस कोर्सेज के भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कि यानी कि आप प्लस कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये क्या है, आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज है। तो आप लोग इसको भी आप देख सकते हैं, इस पे भी आप बिल्कुल सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग के लिए और भी ज्यादा अच्छा है प्लस कोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी आपके लिए सेम वही 1 मंथ से लेके आपके पास 36 मंथ का प्लान इसमें अवेलेबल है। आपको जो सूटेबल लगता है आप उस अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लें, 24 मंथ 36 मंथ के प्लान पे जाएं, जिससे आपको आगे तक बेटा इसमें आपको गाइडेंस मिलती रहे। आपको टॉप क्लास टीचर्स मिलेंगे ही, तो उन टॉप क्लास टीचर्स से आपको आगे तक आपको गाइडेंस मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है आप लॉन्ग टर्म तक हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और इसमें जितना लॉन्ग टर्म का आप प्लान लोगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि उतना ही डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलता रहेगा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट उसमें बढ़ता जाएगा। और इसमें भी सेम वही कि आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे, ये जो मेरा कोड है SS Maths, इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट से जो प्लान आपको सूटेबल लगता है, प्लस तो प्लस, आइकॉनिक तो आइकॉनिक, सबसे पहले इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। अब 3 मंथ्स का टाइम बच गया है। बिल्कुल, तो अब आप लोग को सोचना पड़ेगा अपनी स्टडीज के रिगार्डिंग, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट से सोच समझ के जल्दी से डिसीजन लो और प्लस को या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बात करी थी कि आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर के बारे में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब, पहले सॉल्यूशन का मतलब आप सभी को पता है कि आपको पता है कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर x या y कोई भी वेरिएबल होते हैं, a b या इस तरह से u और v, कुछ भी वेरिएबल्स होते हैं, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इस x और y की वैल्यू निकालने के हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं जो आपके चैप्टर के अंदर है। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो हमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखना है, उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड देखना है। और एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड्स आते हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इस मेथड को आज नहीं देखेंगे। हम बात करेंगे जो अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स है उस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आपके लिए आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनके बारे में। और उसके बाद एक टॉपिक और आता है, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर, जो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बन जाए, और फिर जो मेथड्स हमें आते हैं उन मेथड्स के थ्रू हम उसे सॉल्व कर दें। तो ये आज का हमारा पूरा टारगेट है। तो इस टारगेट को एक एक करके हम अचीव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन को पहले समझते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फटाफट से देखिए कि यहाँ पे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन किसका निकाल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो चलो मैं सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं। सपोज मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपने क्लास 9th के अंदर इनके ग्राफ प्लॉट किए। इनका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन है ना, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में ग्राफ तो आएगा ही आएगा। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो सर एक्स और वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। कि जब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, एक्स और वाई के बीच में प्लॉट करता हूं, तो कैसी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। एक स्ट्रेट लाइन आती है। देखो जैसे सपोज कर लो कि इसको ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हम क्या कहते हैं कि सर अगर इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कि हमने क्या बताया कि सर अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करें तो सबसे पहले क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। लिख लेते हैं यहाँ पे, कहीं आप मिस ना कर दो, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब इसी तरह से कोई और एक और सपोज करो कि कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सपोज करो जैसे एक और, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर। पेयर पेयर का मतलब क्या होता है, दो। पेयर का मतलब ही क्या होता है, दो। तो एक लाइन तो हमने लिख दी, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। सपोज करो उसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक पेयर, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो जब इसको भी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब इसको भी हम सपोज ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सपोज कर लो कि इसका ग्राफ कुछ यूं आता है, कुछ यूं आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो कैसा ग्राफ आया आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आ गई। और स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट। तो इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने पॉइंट्स, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कि जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो यहां पे हमें एक इंडिविजुअल लाइन के बारे में बात नहीं करनी, हमें एक इंडिविजुअल लाइन के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इस पेयर के बारे में कि सर ये जो पेयर है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सर ये जो पेयर की फॉर्म में अगर हम देखते हैं ना, इसको इसको अगर हम पेयर की फॉर्म में देखते हैं तो इस लाइन के खुद के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इस लाइन के खुद के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस पेयर के क्या सॉल्यूशन होगा कि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा, जैसे अगर इन दोनों लाइंस को आपने ग्राफ पे प्लॉट किया तो प्लॉट करने पे जो भी इनका कॉमन पॉइंट है, जो भी इनका कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमें क्या करना होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंदर, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको गिवन है उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करो, प्लॉट करके देखो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वही क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये मेथड क्या कहलाता है, आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ग्राफिकल सॉल्यूशन में कुछ और भी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि देखें सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्राफिकल सॉल्यूशन की, तो सर अगर कोई भी लाइन, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हमें गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोल रहा हूं, यानी कि सर दो लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइन है। तो दुनिया में कोई भी दो लाइन उठा लो, कोई भी दो लाइन उठा लो, उन दोनों लाइंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सिर्फ तीन कंडीशन हो सकती है। क्या, कौन कौन सी, कि सर पहली कंडीशन जरा देखें। पहली कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों लाइंस क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और या फिर क्या हो, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए।
ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं कि सर अगर पहली कंडीशन पे बात करें तो आपने अभी सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, जो कॉमन पॉइंट होता है वो। तो जैसे यहां पे ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट कितना आया, ओनली वन, ओनली वन। तो हम क्या कहेंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन मिलता है, हम बोलते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिक सॉल्यूशन। कि सर इस केस में यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में। ठीक है, जब दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, प्लॉट करने पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करके जा रही है, इसका मतलब ये इनका एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड केस अगर हम देखें कि सर अगर दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट किया, ग्राफ पे प्लॉट करने पे दोनों लाइंस कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। तो पैरेलल अगर लाइंस आ गई तो देखिए जरा, अब इन दोनों लाइंस को आप दोनों साइड्स में कितना भी एक्सटेंड कर दो, कि इसको इधर भी कितना भी बढ़ा दो या इनको भी दोनों साइड से कितना भी आप इंक्रीज कर दो, आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये दोनों लाइन कभी भी एक दुनिया में आगे जाके कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। अब जब मिलेगी ही नहीं, जब कभी भी एक दूसरे को मिलेगी ही नहीं, तो इंटरसेक्शन आया क्या, इंटरसेक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब सर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा। अरे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो हम क्या बोलते हैं सर, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उस केस में हम बोलते हैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा केस आपका कहता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, तो ओवरलैप करने पे पहली लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स थे सेम, वो उतने ही सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन के ऊपर भी आ गए। तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, आपको अभी जस्ट पहले हमने देखा था कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो दूसरी लाइन पे भी कितने कॉमन पॉइंट्स आए, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ गए क्या। तो यहाँ पे जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, जब कोइंसाइड करती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस केस में हम बोलते हैं कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ओवरऑल हमने क्या बोला कि सर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर पैरेलल है तो जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा, और अगर कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इन सब के साथ साथ आप दो वर्ड और भी सुनते हो, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। समझना जरा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दोनों लाइंस का सॉल्यूशन निकाला है, अगर सॉल्यूशन निकाला है, चाहे वो एक हो या इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आपने सॉल्यूशन निकाला है तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, इसका सॉल्यूशन ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट है। कि अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे एक निकले चाहे इनफाइनाइट निकले, बट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। कि यहां पे जैसे आप फर्स्ट केस देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, कंसिस्टेंट है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और ये भी इनफाइनाइट यहां पे आपके थर्ड वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, और सर अगर कंसिस्टेंट, तो आपने बता दिया सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, सिंपल सा इसका इनवर्स, कि सर अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। उस केस में हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, वो क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज हमने सोची कि सर ये बार बार आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे देते हो और मेरे से पूछते हो कि ग्राफ प्लॉट, मेरे को बोल देते हो आप ग्राफ प्लॉट करो और देखो कि ये लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसाइड करेगी, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। तो सर कोई इजी मेथड नहीं है, बार बार ये ग्राफ प्लॉट करने में बहुत टाइम जाता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला हमने, एक और मेथड देखा इसका। ठीक है, तो इसके लिए हमने सीधे डिराइव करा कि सर अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, एक पेयर के फॉर्म में दी हुई है, कि जैसे पहली इक्वेशन आपकी a1x + b1y + c1। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है, कांस्टेंट, पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी एक और इक्वेशन दे दी, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट, c2 क्या है, कांस्टेंट।
ये दूसरी इक्वेशन के लिए। तो अगर सर सपोज अगर मैं डायरेक्ट अगर मेरे को पता करना हो कि ये दोनों लाइंस इन तीन में से कौन सी कंडीशन में है कि वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड करेगी, तो मैं डायरेक्टली भी पता कर सकता हूं। कैसे? कि अगर सर a1 अपॉन a2 का रेशो, a1 अपॉन a2, a1 क्या है x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है x2 का x का कोएफिशिएंट, ठीक है, दूसरी लाइन के लिए। तो a1 अपॉन a2 का रेशो अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बोलते हैं कि सर ये दोनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या हो गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सिमिलरली इसी तरह से पैरेलल अगर दोनों लाइन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम कहते हैं ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपने सीधे डायरेक्ट पता कर रहे हो, अगर इसी तरह से आपने अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाला और तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो ये दोनों लाइंस कैसी दिखेगी आपको, कोइंसाइड करती हुई। तो हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं कि अगर पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हम सीधे बोल सकते हैं दोनों लाइन ड्रॉ करने पे कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। और तीसरी कंडीशन कि सर अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों अगर इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम बिना देरी करें अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी तक हमने एक वो बनाया है सराउंडिंग की, भाई हाँ इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अब हम एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, क्वेश्चन को जरा समझें कि सर यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन ना हो। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है सर, जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। जब नो सॉल्यूशन हम कब बोलते हैं सर, कभी भी सॉल्यूशन कब नहीं निकलता, जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो भाई पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। पैरेलल वाली आपको डायरेक्ट पता लगा तो पैरेलल कंडीशन क्या लिखते थे आप, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिखा। ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करते हैं कि a1 x, पहली इक्वेशन के लिए x कोएफिशिएंट क्या है, देखो a1 a2 की वैल्यू पुट करो, k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना आएगा, 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी k माइनस 3 अपॉन 6 पुट किया आपने। अब देखिए जरा इनको हम सॉल्व करते हैं कि सर पहली कंडीशन से कि पहले ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो इन दोनों से अगर लेके हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा कि सर k स्क्वायर इक्वल टू कितना आया आपके पास 36। तो k की वैल्यू क्या है बोलेगा ये आपके पास कि k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस 6 के इक्वल होगी। प्लस माइनस 6 दो वैल्यूज हो सकती है सर, k की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों हो सकती है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला, लेकिन जरा रुको, दूसरी कंडीशन अभी बाकी है। ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी तो है। तो इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि सर 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई बोलो आ गया आपके पास 18 इज नॉट इक्वल टू k उधर जाके k माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट करो जरा कितना आएगा आपके पास कि सर k स्क्वायर माइनस 3 के यही आएगा। जरा सबको एक तरफ करें हम तो हमारे पास क्या आएगा कि सर k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0।
ये देखो जरा इधर इस तरफ एलएचएस में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं इससे कि सर यहां से अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू करें तो यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे के स्क्वायर माइनस 6k और प्लस का 3k, इसके फैक्टर्स हुए माइनस का 18 इज नॉट इक्वल टू 0। पहले दो में से आपको कॉमन आता हुआ दिखा के कॉमन लिया, बोला के माइनस 6 अंदर ब्रैकेट में बचेगा, इधर से कॉमन आता हुआ दिखा आपको 3, बोलो ब्रैकेट में बचा k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे यहां से हमें दो वैल्यूज पता लगी कि सर k माइनस 6, इसके दो फैक्टर्स आए k माइनस 6 और दूसरा आया k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास k की क्या वैल्यूज आएंगी कि सर ये बोलेगा कि k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 6 एंड दूसरे से माइनस का 3। ये दो वैल्यूज इसने बोली कि सर के की वैल्यू कुछ भी कर लो लेकिन के की वैल्यू 6 और माइनस का 3 नहीं हो सकती। और पहले हम बोल रहे थे कि के की वैल्यू से प्लस का 6 और माइनस का 6 दो वैल्यूज हो सकती है, तो दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या निकला कि सर के की वैल्यू प्लस का 6, दोनों बोल रहे हैं कि सर के की वैल्यू प्लस का 6 हो सकता है, के की वैल्यू प्लस का 6 हो सकता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। चलिए तो इसी तरह से और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब की बार क्या बोला है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कब होता है, जब दोनों लाइंस, ग्राफ सोचो जरा, इनफाइनाइट कब था, जब दोनों लाइंस क्या होती थी, एक दूसरे पे कोइंसाइड करती थी। तो कोइंसाइड करने की कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइट की कंडीशन क्या थी, हम क्या लिखते थे कि सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही लिखते थे, यही लिखते थे। तो यहां पे अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करते हैं, इस कंडीशन हमको पता है तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि सर a1 की वैल्यू लिखो जरा, ये 2m माइनस का 1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू n माइनस 1 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 2। पुट करा आपने, पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करके आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज निकाले एक एक करके कि अगर मैं फर्स्ट, पहला और लास्ट इन दोनों का रेशियो देखूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तीनों इक्वल है, तो अगर मैं इसको और इसको लूं, इन दोनों से सॉल्व करूं, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बोलो जरा, यहां लिखते हैं कि सर 4m माइनस 2 यही आया इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। सॉल्व करो जरा कि सर यहां से कितना आया, ये हमने उधर भेजा तो कितना हो जाएगा ये 17, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना यहाँ पे, 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 1, बिल्कुल। तो 2m माइनस 1 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ 4m और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 15, बिल्कुल। तो ये उधर जाके आपके पास हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 17, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 17 अपॉन 4, ये m की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से मेरे को n की वैल्यू भी निकालनी है, तो n की वैल्यू के लिए क्या करूंगा कि सर इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 5 से ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा आपके पास 5n माइनस का 5, दोनों को एक तरफ करें तो आपके पास बोलो आएगा क्या 5n इज इक्वल टू 11, 11, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 11 अपॉन 5। तो ये m की वैल्यू और n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कंडीशंस पे, इसी कंडीशंस पे हम k की वैल्यू इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखें जरा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि सर बोला है यहाँ पे हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फिर से फाइंड करना है, और इस बार कंडीशन दी हुई है कि इस बार क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिख दो, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को ग्राफ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड सॉरी इंटरसेक्शन वाला केस है। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखते हैं कि यहाँ पे सर कंडीशन हो जाएगी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन होती है। तो वैल्यूज पुट कर दो सिंपल सा, A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 6, A1 की वैल्यू k और A2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 2 पुट करा, इज नॉट इक्वल टू की कंडीशन है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे बोल लो k इज नॉट इक्वल टू 6 उधर गया, 6 अपॉन 2 बोलो कितना आया, नॉट इक्वल टू 3 आ गया क्या। सो k इज नॉट इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्लियर हुए। तीनों कंडीशंस पे हमने एक एक क्वेश्चन कर लिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीनों कंडीशन पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आएंगे 100% आएंगे। तो मान के चलो इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। तो एल्जेब्रिक मेथड्स के थ्रू अब हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, हम डायरेक्ट सर x और y की वैल्यू निकालेंगे एल्जेब्रा के थ्रू। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा, तो हम आज इसको क्वेश्चन में नहीं लेंगे इस मेथड को। ठीक है, बाकी अगर आपको ये मेथड करना है तो मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस आप लोगों को पढ़ाया है, जब प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आप जा सकते हैं, जब मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ाया था तो उस केस में मैंने आपको पूरा सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सीखना हो तो आप बिल्कुल उन वीडियोस के थ्रू जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम आज फटाफट से एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से फटाफट से करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं मेथड्स को, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है y माइनस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कहूं कि सर ये क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते कब है, जनरली हम तब लगाएंगे जब हमें दो वेरिएबल में जो इक्वेशन दी हुई है ना, x और y दो वेरिएबल्स के अंदर दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, उसमें अगर आपको कोई वेरिएबल ऐसा दिखे जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, 1 या -1 हो, तो उस केस में आप सोचो कि हाँ, यहाँ पे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो एलिमिनेशन भी कर सकते हो, लेकिन जब अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे ये अगर एक वेरिएबल y है या एक वेरिएबल x है और उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैं जनरली कोशिश करूंगा सब्स्टिट्यूशन करने की। ठीक है, बाकी मन मर्जी पड़े, आप दोनों में से किसी भी मेथड को लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन दोनों इक्वेशंस को मैंने देखा, तो मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करना है, तो मैंने देखा यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y, दोनों में दिख रहा है x y। तो देखा, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मेरे को जरूरी क्या है सर, सबसे इजी कब होता है, तब कि जब कोई भी एक वेरिएबल हो जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल y, इस वेरिएबल y का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो एक काम करो, यहां से आप y की वैल्यू निकालो जरा y की वैल्यू, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा है आपने, तो इक्वेशन 2 से आपने y की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने इक्वेशन 1 में। इसीलिए तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैं पुट कर दूं इन इक्वेशन 1 अगर पुट कर दो यहाँ पे, तो देखिए जरा, आपके पास 3x ये तो एज इट इज, माइनस का 7 ये एज इट इज, y की वैल्यू आपने निकाली है अभी 2x प्लस का 3 ये आपने पुट किया, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखो, एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ गई है, तो एक वेरिएबल को सॉल्व कर दो फटाफट से। कि सर ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन किया तो ये 3x तो एज इट इज, ये 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई होके बोलो आया 14x, माइनस का 21 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ये आया। सॉल्व करें जरा, यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके बोलो माइनस का 11x बचेगा।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से भी माइनस का 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके देखो जरा फटाफट से कि x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। x की वैल्यू -1 आएगी क्या? x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी क्या? अब ये अगर x की वैल्यू आपने निकाली है तो इसको यहां पे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। यहां पे पुट किया तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि सर y इज इक्वल टू 2 इंटू -1। बोलो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 3। तो बोलो y की वैल्यू आपको दिख गई क्या? y की वैल्यू आपकी आंखों के आगे चमक गई क्या? 1। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे कोई ग्राफ प्लॉट नहीं किया, डायरेक्ट आपने अलजेब्रा के थ्रू एक से दूसरे से आपने फटाफट से x और y की वैल्यू निकाल दी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, और अलजेब्रा में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट करके करा, इसलिए इसको बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू -1, y इक्वल टू 1। अब आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कि यहां पे इस क्वेश्चन में देखें जरा, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। तो दोनों इक्वेशन में अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है एल्जेब्रिक मेथड्स के थ्रू, और तो उस केस में सबसे पहले अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में एलसीएम लो। तो देखो पहली इक्वेशन में अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करता हूं, एलसीएम आएगा 2, और फिर वो एलसीएम इधर 4 में डायरेक्ट आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना जरा इक्वेशन आप लोगों की यही आ रही है क्या? एलसीएम लेने के बाद इससे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन आई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी देखिए जरा। दूसरी इक्वेशन यहां पे भी एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 3। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पे चाहता हूं एलिमिनेशन मेथड करना। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, इस बार मैं एलिमिनेशन मेथड अगर करने के दिखाता हूं आपको। एलिमिनेशन अगर मेरे को करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करना है मेरे को किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे वो x को करो चाहे y को करो। तो जिसका कोएफिशिएंट आपको इजी लगे ना इक्वेट करना, उसको कर दो। जैसे यहाँ पे पहली इक्वेशन में देखें तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। दूसरी इक्वेशन में देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। जबकि यहाँ पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 और 6, दूसरी में 6। तो यहाँ पे इजी क्या लग रहा है आपको? x का, x के कोएफिशिएंट छोटे हैं, 2 और 1 है। तो एक काम करो, आपको अगर इसका कोएफिशिएंट सेम करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है ना, उससे दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, उससे आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर पहली इक्वेशन को देखूं तो यहां पे दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या था? 1। तो 1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं होगा। 1 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो ये इक्वेशन तो एज इट इज रह गई आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन में आपने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना था? 2। फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ, देखो क्या आएगा आपके पास? 2x प्लस का 12y इज इक्वल टू 30। यही आया क्या? आ गया, ये आ गया बिल्कुल। अब देखें यहां पे दोनों इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, यहां पे भी 2x और यहां पे भी 2x। तो दोनों को क्या कर दो? जब सेम हो जाए, साइन अगर सेम हो तो उस केस में सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मेरे को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं साइन चेंज होते हैं नीचे वाले के, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का ये भी माइनस, प्लस का ये भी माइनस। सॉल्व करोगे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये साइन चेंज होने की वजह से ये कट गए। y और माइनस का 12y, बोलो कितना बचा? माइनस का 11y इज इक्वल टू माइनस का 22। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई क्या? 2 आ गई। अब इन दोनों में से जो भी इक्वेशन में आपका मन करे x की वैल्यू पुट कर, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर मैं कहूं कि सर ये इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं ना, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो कट पुट कर दो फटाफट से, y की वैल्यू पुट करो। देखो इस इक्वेशन में पुट किया तो 2x तो एज इट इज, y की जगह आपने लिख दिया प्लस का 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3। देखो x और y की वैल्यू निकालनी थी,
तो x की वैल्यू निकाल दी 3, y की वैल्यू निकाल दी 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, आप खुद से इसको ट्राई करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको बिल्कुल, और पहले वाला क्वेश्चन जो हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था उसको ट्राई करो एक बार एलिमिनेशन से, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आए। ठीक है, अगला आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। देखो ये क्वेश्चन एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको दिखेंगे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां पे देखें जरा कि पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो सर पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो सर यहाँ पे कौन सा मेथड करें? देखो सब्स्टिट्यूशन करना तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में हम तभी प्रिफर करेंगे, करने में कर सकते हैं, लेकिन हम तभी प्रिफर करेंगे जब उसमें किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको क्या दिखे, 1 दिखे, तब हम करना ज्यादा इजी मानते हैं। करने में कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो सर 99 और 101 ये तो बहुत बड़े-बड़े, कोई छोटा-मोटा 2 3 4 होता तो फिर भी हम सोच लेते, ये तो नहीं हो रहा। अगर मैं एलिमिनेशन करने जाता तो एलिमिनेशन से भी हम ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप सेम करो। तो सेम करने के लिए अगर मैं सपोज x का या y का किसी का भी करना चाहता, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 99। तो इस इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई किससे करते, 99 से, और पहली वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते किससे, 101 से। अरे 99 और 101 से मल्टीप्लाई करना कोई छोटा मोटा काम है क्या? इतना आसानी से थोड़ी ना हो जाएगा सर, ऐसे कब तक मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा, पूरे एक पेपर में एक क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, नहीं करना ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो सबसे पहले पहचानना सीखो, तब तो इसकी ट्रिक आपको समझ में आएगी। ठीक है, पहले पहचानना सीखो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको ये ना तो एलिमिनेशन करना है अभी और ना सब्स्टिट्यूशन करना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन को हमने सबसे पहले पहचाना कि ये मेथड हमको कब करना है, जब हमने देखा कि सर पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन रहा है। देखो 99x का फिर 99y का हो गया। पहली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन रहा है, देखो 101, दोनों में चेंज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है x और y के पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के बीच में इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन कभी भी दिख जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करोगे। दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एक बार मैंने ऐड करूंगा, एक बार पहली इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करूंगा, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो मेरे को सबसे पहले बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो 99 में अगर 101 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 200x आ जाएगा क्या? बिल्कुल। इसी तरह से 101 में 99y अगर ऐड हुआ तो बोलो ये भी आ गया आपके पास, 200y इज इक्वल टू 499 में अगर 501 ऐड हुआ तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा क्या? देखो इधर से एलएचएस वाले पार्ट में से आपको 200 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में से, 200 कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से अगर 200 आपने कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज दिया तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी कि सर x प्लस y इज इक्वल टू 5 बनी क्या? देखो इक्वेशन सिंपल हो गई क्या? पहले कहा 99 और 101 चल रहा था, और अब आपके पास देखो x प्लस वाई सिंपल सा आया। इसी तरह से अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाता हूं आपको, सब्ट्रैक्ट। तो 99x में से अगर आप 101x सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़ा कौन है, 101x है, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, और 101y में से 99y माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 2y इज इक्वल टू, यहां पे 499 में से 501 माइनस हो रहा है, देखो करके माइनस का 2 बचेगा। यहां से अगर देखें जरा और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको कर सकते ना, अगर सबको मैं -2 से डिवाइड कर दूं, सबको मैं -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो बोलो आपको इक्वेशन दिखेगी क्या, सर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिख जाएगी। देखो कितनी सिंपल हो गई ये दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो, x और y की वैल्यू निकाल लो। बोलो एलिमिनेट कर दें क्या? अरे एलिमिनेट करना इजी दिख रहा है क्योंकि यहां सीधे y से y कटेगा, तो एलिमिनेट अगर मैं करता हूं
ऐड करूंगा दोनों इक्वेशंस को, क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो y से y कट गया, x प्लस एक्स बोलो कितना आया, 2x इज इक्वल टू कितना आया, 6। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आपको आती हुई दिखी 3। x की वैल्यू अगर 3 इस इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कैलकुलेट करो जरा, x की वैल्यू 3 यहां पुट करके कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, पहले स्टार्टिंग में हमें कितना डिफिकल्ट 99 और 101 था, उसको हमने सिंप्लीफाई करा। तो वो सिंप्लीफाई करने का ट्रिक क्या है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपको एकदम सिंपल से इक्वेशंस दिख जाएगी, उनको सॉल्व करके आप x और y निकाल सकते हो। और ये ट्रिक आपको लगानी कब है, ये ट्रिक्स आपको लगानी कब है, जब हम क्या करते हैं, इससे देखते हैं यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट क्या होते हुए दिखे आपको, इंटरचेंज होते हुए दिखे, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चंस पे जो आपके पेस्ड हैं, किस पे, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि रिड्यूस किया जाए सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, कि सर हमें दिया हुआ नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, बट हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो, अगर सपोज आपको ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 3, सपोज ये लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? चेक करो, देखो कैसे हम लीनियरिटी की कंडीशन क्या देखते हैं कि सर वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1, बट कहां, अरे भाई कहां, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में बोलते हैं हम, ध्यान से देखा आपने कभी, तो यहां पे 1/x लिखने का मतलब तो सर ये हो गया कि x की पावर क्या है, -1, प्लस 2/y लिखने का मतलब हो गया y की पावर -1 इज इक्वल टू 3। तो यहां तो सर 1 तो छोड़ो, यहां तो माइनस में आ रहा है, यहां तो अलग ही खेल हो गया, -1 आ रहा है, -1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे सर, भले ही दो वेरिएबल है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकता मैं इसको, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे हम कि सर ये इक्वेशन को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहचानूंगा कैसे, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएबल कहां दिख जाए, डिनोमिनेटर में दिख जाए, वेरिएबल कहां दिख जाए आपको, डिनोमिनेटर में दिख जाए, तो समझ लो यहाँ पे रिड्यूसिबल वाला मेथड काम करेगा। कैसे करेगा कि सर जैसे यहाँ पे 1/x आपको दिखा, ये 1/x, तो क्यों ना सर इसको एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लूं, कि सपोज 1/x मैं लेट कर लेता हूं a के इक्वल है। इसी तरह से ये 2/y दिखा, तो 2 को तो छोड़ो, 2 तो कॉफिशिएंट है, 1/y जो है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये b के इक्वल है। तो जहां पे ये 1/x लिखा हुआ है वहां उसको रिप्लेस कर दूंगा a से, जहां 1/y लिखा हुआ दिखा उसको रिप्लेस कर दूंगा b से। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये 1/x की जगह लिख दिया मैंने a, और 1/y की जगह मैंने लिख दिया ये b, तो 2b इज इक्वल टू 3। अब देखो जरा, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन बन गई, क्या ये अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई? यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं बिल्कुल, और दोनों की पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी वो लीनियर में नहीं थी, उसको हमने रिड्यूस करा, कन्वर्ट करा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। और अब इस तरह से कन्वर्ट करके दो इक्वेशन अगर मेरे को दी हुई थी, तो उन दोनों को कन्वर्ट करके दोनों को सॉल्व करना और आंसर निकालना, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 3/x माइनस का 1/y इक्वल टू माइनस का 9। पहले पहचानो कि हाँ ये रिड्यूसिबल वाला मेथड है। आपको मैंने क्या बोला कि वेरिएबल कहां दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर दिख जाए तो आप समझोगे कि सर ये रिड्यूसिबल मेथड लगेगा। तो यहां दिख गया, 3 तो कॉफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 1/x को तो मैं लेट करूंगा किसके इक्वल, a के इक्वल, और 1/y को मैं लेट करूंगा किसके इक्वल, b के इक्वल। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सर, ये पहली इक्वेशन जो थी ना ये कन्वर्ट होके किसमें हो गई, 1/x की जगह आप a लिख दो, 3a माइनस का 1/y की जगह b इज इक्वल टू माइनस का 9 लिख दिया आपने। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी कन्वर्ट करो कि ये 2/x, कोई दिक्कत नहीं सर, 2a प्लस 3/y, कोई दिक्कत नहीं सर, अरे तो सिंपल 3b इज इक्वल टू 5 कर दिया।
अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास, दो लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब ए और बी वेरिएबल के अंदर सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो। कौन सा मेथड करना चाहोगे? कौन सा मेथड? एलिमिनेट करेंगे या एलिमिनेट करें? एलिमिनेट करें, चलो ठीक है। अगर आप कहते हो तो एलिमिनेट किसका वेरिएबल सेम किया जाए, किसका वेरिएबल सेम किया जाए कि ये ए का वेरिएबल देखा 3 और 2, बी का वेरिएबल देखा -1 और 3। अरे ये थोड़ा छोटा है ना सर। एक काम करो, आप इस वाली इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा आपके पास। 9a माइनस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 9 लिख दिया। और इधर b का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं सर, एज इट इज रहने दो आप, एज इट इज रहने दो। देखो 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 5 लिखा आपने। दोनों इक्वेशन वेरिएबल का देखो कोएफिशिएंट सेम हो गया, इधर माइनस का 3 और इधर प्लस का 3। तो एक काम करते हैं ना सर, सेम तो है लेकिन साइन अलग अलग है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ऐड करूंगा तो 9a और 2a ऐड होके बोलो आया मेरे पास 11a। माइनस का 3b और प्लस का 3b ऐड हो गए तो कट गए इज इक्वल टू -9 और प्लस का 5, माइनस का 9। अरे ये माइनस का 9 है, ये 27 हो, 3 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करा नहीं आपने। माइनस का 27, तो -27 में से 5 अगर माइनस हुआ, बोलो क्या बचेगा? माइनस का 22 बचेगा। सॉल्व करने पे a की वैल्यू आपको आती हुई दिखेगी क्या? a की वैल्यू बोलो माइनस का 2 आ जाएगी क्या? ये a की वैल्यू आपने निकाली। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो जिसमें मन मर्जी पड़े। तो वो आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे इस इक्वेशन में ही पुट करता हूं सपोज मैं। तो क्या इक्वेशन है मेरे पास? 2a सॉरी, a की जगह तो लिखना है ना मेरे को। सो 2 into माइनस का 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 5 लिखा आपने। तो 2 into 2 बोलो माइनस का 4 प्लस का 3b इज इक्वल टू 5। एक तरफ करें नंबर को तो 3 भी आपके पास आ गया 9, तो b की वैल्यू आपको आके दिख गई 3। बोलो a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। अब अभी आपने मेरे को तो ये आंसर नहीं हुआ, अभी प्रॉपर पूरा आंसर नहीं है ये अभी, ठीक है। मेरे को तो वैल्यू किसकी निकालनी होती है? x एंड y की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि इक्वेशन मेरे को x और y में है, तो इनकी वैल्यू निकालना मतलब सॉल्यूशन आपने निकाला है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालें कि सर 1/x को आपने अगर a लिखा है तो इसका मतलब सर x इक्वल टू क्या है? 1/a के इक्वल है, 1/a के इक्वल है। और 1/y अगर आपने b लिखा है तो बोलो y की वैल्यू 1/b के इक्वल होगी। तो a की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है माइनस का 2, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? माइनस का 1/2। और y की वैल्यू, b की वैल्यू अगर मैंने अभी निकाली है 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 1/3। इनका इनवर्स कर दिया, सिंपल। तो ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि इस तरह क्वेश्चन हमें कब करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे बेस्ड। देखो इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे भी आपने देखा कि सर ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन ये। तो एक काम करें सर, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो एक्स वाई डिनोमिनेटर में है ना, एक काम करो सर, अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो। कि पहले सर ये x के साथ में एक्स वाई आएगा डिवाइड में, प्लस y के साथ में भी ये एक्स वाई आएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहने दिया। देखा तो x से x यहां कटा, y से y यहां कटा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है किसमें? 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 की फॉर्म में। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी अगर x और एक्स वाई से आप दोनों को डिवाइड करोगे, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे आप डिवाइड करके देख सकते हो। आपके पास इक्वेशन आएगी 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। दिखा क्या? अब मैंने आपको सिखाया है कि सर अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखता है तो क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। तो यहां पे सेम जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, 1/x इक्वल टू a लेट कर लेते हैं, और सर 1/y इज इक्वल टू b लेट कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कि 1/y की जगह तो मैंने लिख दिया सर b, प्लस 1/x की जगह मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2। और सिंपल इसी तरह से 1/y की जगह यहां पे आपने लिख दिया b माइनस 1/x की जगह a इज इक्वल टू 6 लिख दिया। सॉल्व करें फटाफट से,
दो लीनियर आपको दिख गई फिर से दो लीनियर इक्वेशन। तो अब आप क्या करोगे, इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लें कि यहां तो सिंपल दोनों को एक काम करो ना, आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये ए से ए तो कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा 2b इज इक्वल टू 8। तो यहां से सॉल्व करके आपको b की वैल्यू आती हुई दिखेगी 4। बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब बी की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो कि सर ये b प्लस ए इज इक्वल टू 2 था, तो यहां पे अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 प्लस ए, सोचो जरा सीधे सीधे लिख लेते हैं ना सर, 4 प्लस ए इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आपको क्या दिखी, माइनस का 2 दिखी, a की वैल्यू माइनस का 2। अब a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन a, यानी कि माइनस का 1/2। y की वैल्यू क्या होगी, ये 1 अपॉन b के इक्वल, तो बोलो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये x की वैल्यू आपने निकाल दी और ये y की वैल्यू हमने निकाल दी। बोलो ये इसका आंसर हो गया क्या, हो गया, ये इसका आंसर हो गया, सॉल्व कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी हमने ये सॉल्यूशन सीख लिया करना। ठीक है, अब हम कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। इस क्वेश्चन में मेरे को दे रहा है, ये नंबर पे बेस्ड कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स ना एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम में ये नंबर वाला क्वेश्चन रखा है। ठीक है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, कि 2 डिजिट्स, अरे 2 डिजिट्स याद आया आपको, पहले भी मैंने सिखा रखा है। 2 डिजिट्स वाले नंबर के बारे में जब भी बात होती है ना, तो मैं सबसे पहले नंबर एज्यूम कर लेता हूँ रफ में कि नंबर एज्यूम करा सर एक्स वाई, इस तरह से एज्यूम कर दिया। जैसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, वाई इसकी यूनिट डिजिट, एक्स इसकी टेंस डिजिट है। ठीक है, ये रफ में करा। ठीक है, कि इन दोनों डिजिट को मैंने सोच लिया, तो आपको क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रही है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5, कि इसकी दोनों डिजिट्स का सम कितना है 5 है। तो लिख दूं क्या कि सर ये तो कह रहा है सिंपल सा कि x प्लस वाई जो है ना, उसका सम कितना है 5 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो इसकी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दूं, x की जगह y, y की जगह x, तो डिजिट तो अब नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, रफ में लिख के देखा yx बनेगा। तो जब रिवर्स करते हैं तो बोल रहा है द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9, ग्रेटर बाय 9। तो नंबर पहले वाला जो नंबर था ना, पहले वाला जो नंबर था एक्स वाई, उससे 9 ज्यादा हो गया, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है क्या। यही कहने का मतलब हुआ ना कि पहले वाला जो नंबर था उससे अब नंबर रिवर्स करने के बाद वो ज्यादा हो गया, तो वो कितना ज्यादा हुआ 9 ज्यादा हुआ, लिख दिया दोनों का डिफरेंस 9। ठीक है, ये रफ में करके देखा। अब जैसे ये इक्वेशन आपने रफ में बनाई, तो अब तो हमें पता है सर ये x और y, एक्स वाई इस तरह से होता है ना, तो हम जब भी रिवर्स इस तरह से रिवर्स ऑर्डर बोलता है ना, ऑर्डर रिवर्स करने, तब हम उस केस में इस एक्स वाई नंबर को एक्सपेंड करके लिखते हैं 10x प्लस y की फॉर्म में। yx को हम लिखेंगे किससे 10y प्लस x की फॉर्म में। तो ये वैल्यूज क्यों ना यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जाए, तो सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। देखो yx की जगह आप क्या लिखोगे 10y प्लस x, माइनस xy की जगह आप क्या लिखोगे 10x प्लस y, पुट किया 10x प्लस y पुट किया इज इक्वल टू कितना है 9। सॉल्व करें जरा इसको, देखो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, माइनस पहले अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, आपके पास इक्वेशन आएगी, देखिए जरा 9y माइनस का ये 9x इज इक्वल टू 9। देखिए यही आई क्या, यहां से अगर 9 दोनों इधर से कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दूं, तो आपके पास इक्वेशन दिखेगी y इज इक्वल टू, सॉरी y, इसको एक सेकेंड, y मेरे को दिखेगा ये, जस्ट ए मोमेंट सर, ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिखा। तो दो इक्वेशन दिख गई क्या आपको, ये पहली वाली। दूसरी वाली इसके नीचे जरा लिखते हैं कि सर ये दिया हुआ है, ये x के नीचे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व कर दें। बोलो ऐड कर दिया जाए क्या, ऐड कर दिया जाए, ऐड करेंगे तो x से x कटेगा, y प्लस वाई, बोलो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 1 6। तो यहां से y की वैल्यू आपको आती हुई दिख गई 3, y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी 3। अब y की वैल्यू अगर 3 है, तो दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 थी, दोनों में से किसी में भी पुट करो, x की वैल्यू भी निकाल लो। x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, देखो 3 या इधर से किसी से भी निकाल लो, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी क्या।
x की वैल्यू देखिए जरा 2 आ जाएगी क्या? तो भाई नंबर हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में नंबर जो एज्यूम किया था, जो मैंने रफ में लिखा था एक्स वाई, तो x को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, y को रिप्लेस कर देते हैं 3 से, तो जो नंबर है मेरे पास वो क्या बन गया? 23 बन गया क्या? ये इसका आंसर आ गया। बोलो ये इसका आंसर आया। क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी क्वेश्चन दिख गए आपको एग्जाम में तो कर दोगे। बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है? अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये आपका एज पे बेस्ड है। ठीक है? एज पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है, अच्छा 3 टाइम्स है, तो पहले सब एक काम करो आप, 2 लोग हैं, एक है फादर और एक है सन। फादर की एज मैं एज्यूम कर लेता हूं कितनी x, और सन की एज एज्यूम कर लेता हूं कितनी y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला मेरे को स्टेटमेंट बोल रहा है फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, कि फादर जो है ना, फादर x, ये जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। x इक्वल टू 3y कह रहा है। x इक्वल टू फादर जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y हुआ। ठीक है? क्वेश्चन की आगे बोल रहा है, आगे आफ्टर 12 इयर्स। अरे आफ्टर 12 इयर्स जैसे ही पढ़ा तो मैंने सोचा आफ्टर 12 ईयर फादर की एज क्या होगी? x प्लस 12 हो जाएगी, और सन की एज क्या हो जाएगी? इसकी भी y प्लस 12 हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर 12 इयर्स हिज एज, हिज यहाँ पे किसके लिए? फादर के लिए। ठीक है? हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। ओके, तो आफ्टर 12 ईयर की बात अगर ये कहे तो वो कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर फादर की जो एज है वो सन की एज का ट्वाइस है, तो सन की एज का ट्वाइस लिख दिया। जरा सॉल्व करें इसे, सॉल्व करें इसे, तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 12 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो 2y प्लस 24, यही आया। x x एक तरफ, y x y सब एक तरफ करो, नंबर नंबर एक तरफ करो। ठीक है? या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जरा करते हैं थोड़ा सा सिंपल, इसको और अच्छे से बनाते हैं कि सर ये x माइनस 2y, y इधर ले लिया, इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा? ये 12 को उधर भेज दिया, 24 में से माइनस, ये 12 आ गया। तो देखें मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए x इक्वल टू 3y इक्वेशन 1 से अगर मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूं, तो यहाँ पे पुट करने पे x की वैल्यू 3y है, तो पुट किया 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू 12। तो देखें y इज इक्वल टू, सीधा सीधा आपको पता लग गया 12, y इज इक्वल टू 12 लिख दिया आपने। अब y इक्वल टू 12 है, तो यहां से इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 36, 3 टाइम्स है इसका, x की वैल्यू 36। तो फादर की एज, प्रेजेंट एज फादर की कितनी आ गई? फादर की कितनी निकाल दिया आपने? 36। और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर फादर की भी पूछता तो मैं बोल देता 36। ठीक है? तो ये कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली क्या? आपको क्वेश्चन समझ में आया? पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया क्या? अरे पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आए? आपको पूरे टॉपिक्स क्लियर हुए कि हाँ इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने हैं और क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस तरह के क्वेश्चन हैं? बाकी आप खुद से, आपके पास तो क्वेश्चंस का भंडार है, तो आप चाहो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आज प्रैक्टिस करो। देखो दिवाली की छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों का फायदा, मजे तो खूब करने हैं, बिल्कुल करने हैं, एंजॉय अपनी जगह है, बिल्कुल करना है, लेकिन स्टडीज भी करनी है, स्टडीज को नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल। ठीक है ना? तो बिल्कुल पढ़ाई को अपना बिल्कुल बनाए रखो। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं अगर आज आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है? अब मैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूं, ऑब्जेक्टिव वाले क्विज स्टार्ट करता हूं। ठीक है? जिसका बच्चे क्लास के एंड में हमेशा इंतजार करते हैं, सर क्विज कब कराओगे, तो अब मैं क्विज स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्विज का हम देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड का टाइम रहेगा, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मेरे को इसका क्या आंसर दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को? कहीं जरा क्या आएगा इसका आंसर? पैरेलल टू दिस लाइन। आपको टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। 2x प्लस 3y आपको दिया हुआ है, जल्दी से टाइम
टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। तो देखें इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने चूज किया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन बोली है ना, तो पैरेलल की कंडीशन याद है हमें सर, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 होता है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3 हो गया। देखो A1 upon A2 B1 upon B2 इक्वल नहीं हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन कि सर A1 upon A2 देखें तो ये कितना आ रहा है 1/2, दूसरा देखें तो ये सर 3 और ये -6, अरे माइनस का 1/2 आ रहा है, 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, नहीं नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो सर यहाँ A1 upon A2 1/2, B1 upon B2 1/2 और C1 upon C2 1/2। अरे सर ये तो तीनों ही इक्वल हो गए, तीनों तो इक्वल होने ही नहीं चाहिए, तीनों नहीं होने चाहिए सर, तीनों, ये तो ज्यादा हो गया, ये भी नहीं, तो बचा सिर्फ यही था, यही बचा था कि सर ये 2 और 4 का रेशियो 1/2, 3 और 6 का रेशियो 1/2, -8 और -8 का रेशियो 1। अरे ठीक है सर, पहले दोनों इक्वल आए, इन दोनों का रेशियो 1/2 इक्वल टू 1/2 आया बट नॉट इक्वल टू 1 आया, बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें जरा, इसको जरा करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 का रेशियो चेक करके देखो कि यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखिए जरा फटाफट से A1 upon A2 का रेशियो निकालो, B1 upon B2 का रेशियो निकालो और C1 upon C2 का रेशियो निकालो, ठीक है, और चेक करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बिल्कुल, टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते ही पता लग गया था सर, ऑप्शन सी इंटरसेक्शन आ रहा है, क्योंकि A1 upon A2 5 upon 7, B1 upon B2 सर माइनस का 4 upon 3 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इंटरसेक्शन वाला केस हो गया ना, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, check whether the system of linear equation has unique solution, no solution, infinite या none of this। क्या होगा चेक करिए जरा, क्या रेशियो आ रहा है। A1 upon A2 का रेशियो किसके इक्वल है, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, निकाल के देखो फटाफट से। A1 upon A2 सोचो जरा फटाफट से, 1 upon 3, B1 upon B2 -3 upon -9, C1 upon C2 3 upon 2, क्या आएगा, क्या आएगा। अरे देखिए जरा फटाफट से, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि सर ये पहला रेशियो 1/3 इज इक्वल टू सर ये दूसरा रेशियो 3 upon 9 -3 upon 9, ये भी 1/3 कह रहा है एक तरह से। इज देखिए जरा ये 3 upon 2, अरे सर ये तो नॉट इक्वल टू आया 3 upon 2 के, तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस के केस में सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो हम क्या बोलेंगे सर, नो सॉल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन दीज टू हैव, कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, फास्ट। पहले ग्राफ सोच लो, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों को, देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, समझ जाओगे, बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट 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 फास्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट, नो सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि सर y इक्वल टू 0 अगर हम सोचते हैं ना, तो y इक्वल टू 0 तो किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्सिस को सोचते हैं हम, तो y इक्वल टू 0 तो ये सर x एक्सिस को बता रहा है, x एक्सिस y इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू -5, अरे सर ये तो हमने सीखा है, y इक्वल टू -5 एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो y इक्वल टू -5 पे y की वैल्यू -5 पे एक लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस -5, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो सर कभी भी इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट, हो गया, सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, जरा सॉल्व करके बता दो, फाइंड द सॉल्यूशन। इसके फटाफट से सॉल्यूशन निकाल के बताओ मेरे को, क्या आंसर आएगा। टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट फास्ट फास्ट। बिल्कुल, ये तो वैल्यूज पुट कर करके भी निकाल सकते हो। बिल्कुल, टाइम खत्म होने वाला है। 4 3 2 1, टाइम्स अप। टाइम हो चुका है खत्म, बिल्कुल। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल करेक्ट। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्विज के क्वेश्चंस भी देख लिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को पूरे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज पूरे कंप्लीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का हमने कंप्लीटली रिवीजन कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम इसी जोश के साथ कल भी मिलेंगे। अब आज का सेशन हम एंड करते हैं। बिल्कुल, चलिए तो अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, जो अपना सेशन एंड करते टाइम मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग, हम मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एडुकेटर्स नेम एंड अनअकैडमी प्रोफाइल के ऊपर आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाके आप मेरे को अनअकैडमी ऐप के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिससे जिससे मेरी जो भी अभी प्लस कोर्सेज या स्पेशल लाइव क्लासेस जो होती है, फ्री क्लासेस जो होती है, वो कब कहाँ हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, कितने बजे हो रही है, उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस पे भी अभी मैं बहुत सारे कोर्सेज अभी आप लोग के लिए लेके आऊंगा, और स्पेशल क्लासेस में भी मैं आप लोगों को बहुत सारे आरडी शर्मा और बहुत सारे प्रैक्टिस के सेशंस आप लोगों को करवाऊंगा, सैंपल पेपर्स भी करवाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर आप मेरे को फॉलो करो, और उसका लिंक आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। ठीक है, इस लिंक के थ्रू जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोड दिख जाएगा, जिस कोड को आप अप्लाई करके सीधे प्लस को सब्सक्राइब करते टाइम या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते टाइम आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो इन सब काम को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करो। प्ले स्टोर ओपन करके वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप फटाफट से टाइप करो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल कर लो अपने फोन के अंदर। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करके स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोगों से ये अपना गोल पूछेगा कि आप लोग कौन सी क्लास में है, क्लास 9th में है या क्लास 10th में। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग गोल सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे फिर आपके पास प्लस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्लस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बोला जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आपको फटाफट से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपको सारे कोर्सेज का आपको पता लग जाए कि हाँ ये कितना, इसका क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है। ठीक है, तो आपको जैसा कि क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, 1 मंथ से लेके 36 मंथ के बहुत सारे प्लान्स हैं आपके पास। आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ लॉन्ग टर्म का प्लान लो, क्योंकि पढ़ाई कभी रुकनी नहीं है। अभी आप 10th में हो, आगे 11th 12th में भी पहुंचोगे, वहां पे भी आपको गाइडेंस चाहिएगा। वहां पे भी आप बार बार प्लान को रिन्यू कराते रहोगे। उससे अच्छा एक बार में ही प्लान को लेके, एक बार में ही प्लान को ले लो बच्चों, एक बार में ही प्लान को ले लो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन का, जिससे आपको डिस्काउंट में भी ज्यादा ऑफ मिल जाए। ठीक है, डिस्काउंट में भी ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। और उसके अलावा आप अगर मेरा कोड यूज करोगे, ये जो SS मैथ्स, ये मेरा कोड है, इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से फटाफट से प्लस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्लस को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट आप लोगों को बूस्ट करने के लिए कंप्लीट पैकेज बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बता देता हूं। पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स कि आपकी अटेंडेंस परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसका एनालाइज। ठीक है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स, स्टडी प्लानर, और ये सब के साथ साथ, ये तो एडिशनल बेनिफिट्स है, इन सब के साथ साथ आपको प्लस के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आप लोगों प्लस के भी सारे कोर्सेज आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो इन सभी चीजों का आप फायदा उठा पाओगे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हो। तो फटाफट से सोचो, जल्दी से फटाफट सोचो, बिल्कुल बेटा जल्दी से देरी मत करो।
एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 3 मंथ्स बचे हैं। नवंबर चालू हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स बचे हैं, मार्च में एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। तो बिल्कुल अब आप लोग जल्दी से फटाफट अपनी स्टडीज को बिल्कुल तैयार करने के लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट करो और प्लान को फटाफट से लो बेटा। और प्लान को लेते टाइम आप मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है? आप मेरा कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। आप चाहें तो प्लस को सब्सक्राइब करें या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसके आपकी जरूरत है, उस अकॉर्डिंग आप फटाफट से अपना कोर्स सेलेक्ट करो। और मैं तो आपको यही करूंगा कि जल्दी से बेटा इसको प्लस को सब्सक्राइब करो फटाफट से, प्लस को या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को, और एसएस मैथ्स ये मेरा कोड अप्लाई करो, जिससे आपको इसमें भी 10 मंथ का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है? आपके पास बहुत अच्छा मौका है इंडिया के टॉप क्लास बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ के अपने बोर्ड एग्जाम्स तक अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का। तो फटाफट से बेटा इस चीज पे थोड़ा सा सीरियसली वर्क करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, अगर आज का सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारे सभी यूट्यूब सेशंस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है? और मेरे लिए, अगर मेरे लिए आप करना चाहते हो तो बस मेरे लिए तो आप इतना सा कर देना कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी बोलो कि वो भी देखें और वो भी हमारे साथ आके जुड़े। हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे, सब साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से आपको फटाफट से अपना रेफरल कोड बता दे रहा हूं। ये एसएस मैथ्स मेरा कोड है। इस कोड को आपको यूज करके प्लस को फटाफट से सब्सक्राइब करना है। तो इसको आप यूज करते हो तो 10% का आपको ऑफ पे मिल जाएगा। तो फटाफट से बेटा बिना देरी करे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो फिर अपनी मुलाकात फिर से होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय।